वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान अकेडमी। आई एम सीए कृष्णा मोडा और हम अपने पिछले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे एक बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक के साथ विच वॉज कैश बुक। आई एम श्योर अभी तक आपको भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान लगने लगा होगा क्योंकि आप अपने एंड पे भी ढेर सारा समझ प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ। आज का जो है लेक्चर थोड़ा सा इजी रहेगा बिकॉज हम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसान तो होते हैं पर उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कॉलेज के एडमिशन्स और आपके लिए बोर्ड में भी स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स स्कोर करो। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देते हैं, है ना। चलिए आज का जो है हम लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था एंड दिस इज फॉर ऑल दो सीबीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं मेरी सीरीज। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई और आईएससी में कैश बुक में जो है हल्का सा जो है थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या है? आपके लिए सीबीएसई में खाली जो है सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रिपल कॉलम और जो वेरिएशंस है बहुत ज्यादा जो कैश बुक में जो हम टाइप्स पढ़े थे ये आपको सीबीएसई में नहीं दिखेगा। हम खाली सिंगल कॉलम और डबल कॉलम जो है सम सॉल्व करते हैं सीबीएसई में। और इन केस अगर आपको डिस्काउंट रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन दिया जाता है कैश बुक में तो आप उसको कैसे आप हैंडल करोगे? आप हैंडल करोगे उसको यूजिंग जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। तो अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो और आपको डिस्काउंट, और डिस्काउंट में भी क्या, कैश डिस्काउंट, क्योंकि हम खाली बुक्स में कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो आप सीबीएसई में कैश डिस्काउंट रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको दिया जाए आप उसको जनरल जर्नल में एज ए नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आप आईएससी से हो तो जैसा हम रेगुलर हम लास्ट लेक्चर में भी हम बनाए थे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वैसे ही आप एक एडिशनल कॉलम बनाओगे फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड और आप डायरेक्टली जो है कैश बुक में ही डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, तो बस एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा फॉर सीबीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और जो है डिफरेंस है वो क्या है? आपने ऑलरेडी देखा है कि जिस केस में हमारे को कोई चेक जो है मिलता है और हम चेक को तुरंत जो है इमीडिएटली बैंक में जमा नहीं करा रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोले? हम उसको कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। दिस इज द केस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि सीबीएसई में आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो? आप इसको ट्रीट कर रहे हो एज चेक इन हैंड। हम बोलते हैं ना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन से हमें चेक मिल रहा है। हमें जनरली डेटर से चेक मिलता है तो हम टू डेटर अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ये हम पिछले क्लास में भी किए थे। पर अगर आप आईएससी से हो तो आईएससी में मैं देखा हूं कि इसमें दो अप्रोच लिया गया। एक तो ये नॉर्मल अप्रोच जो सीबीएसई में ओवरऑल फॉलो कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ स्कूल्स में मैं देखता हूं कि आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप हैंडल करते हो एज अ कैश ट्रांजैक्शन, जो हमें चेक मिल रहा है और अगर आप सेम डे कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हो तो आईएससी में कुछ स्कूल्स में इसको ट्रीट किया जा रहा है एज अ नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन। नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो रहा है कि मैं उसको बैंक में तो जो है डेबिट नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इसको कैश कॉलम में डेबिट कर रहा हूं। इसको मैं एज कैश ट्रीट कर रहा हूं कि मुझे कैश मिल रहा है एक तरीके से। और जब मैं इसको बैंक में जमा कर रहा हूं तो मैं इसको एज अ कॉन्ट्रा एंट्री फिर ट्रीट कर दे रहा हूं। समझ आ रहा है आपको? जब हमें चेक मिल रहा है तब तुम उसको एज कैश ट्रीट करें और जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करें तो कैश को क्रेडिट करें और बैंक को डेबिट करें एज ए नॉर्मल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाला एंट्री। ठीक है, बस ये छोटे से दो डिफरेंसेस है, बाकी तो सब कुछ जो भी कंसेप्ट हम पढ़े सीबीएसई आईएससी जो भी बोर्ड हो सब सेम है। पर आप थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान दीजिएगा जिससे आपके स्कूल में आप इसको रॉन्ग नहीं करो। ऐसे तो कंसेप्चुअली ये सब चीज सही है पर आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान देना होगा। अगर बोर्ड का कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है तो आप वो फॉलो करोगे, है ना। चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास के साथ विच इज अगेन ऑन कैश बुक और हम करेंगे आज सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम सॉल्व करें वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें चूज करना है राइट ऑप्शन। सो सबसे पहले उसमें हमें बोल रहे कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल ए कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, बी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, सी कैश रिसीप्ट्स या डी कैश पेमेंट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होगा ए कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, क्योंकि हम कैश रिसीप्ट्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और कैश पेमेंट्स हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए द राइट आंसर इज ए कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। नेक्स्ट, if Ram has sold goods for cash to Param, the entry will be recorded in the, तो ये कैश सेल हो रहा है, हमें मतलब नहीं है चाहे वो परम को बेच रहा हो चाहे वो धर्म को बेच रहा हो, वापस से हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो कैश सेल सारे ही हम रिकॉर्ड करते कैश बुक में। तो मतलब आप देख रहे हो इसमें हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत इजी सवाल है, क्योंकि इसमें और क्या ऑप्शंस है। ये सेल्स बुक है, सेल्स बुक हम बोले सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे हम, क्रेडिट सेल्स जो होगा हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। जर्नल प्रॉपर, अगेन जर्नल प्रॉपर में जो सब हम स्पेशल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए जर्नल प्रॉपर तो हो ही नहीं सकता। और ये पेटी कैश भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा जो है हम ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करें, ये तो हम प्रॉपर सेल्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। सो दिस इज कैश बुक। फिर नंबर 3, Ravi has purchased goods for cash from Girish for 10,000 rupees. It will be recorded in, ये वापस से परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो हमें मतलब नहीं गिरीश से खरीद रहे हैं या वो किसी से भी खरीद रहे हैं, तो ये भी कैश बुक है। अगेन आंसर इज ए कैश बुक। क्लियर है। नंबर 4, मोहित पेड ₹9,800 in settlement of his account of 10,000. Discount allowed will be recorded in, तो मोहित हमारे लिए कोई डेटर होगा, वो हमें 9,800 पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 10,000, मतलब 200 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया होगा मोहित को जल्दी पे करने के लिए। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आज हम बात किए हैं ऑफ सम डिफरेंसेस बिटवीन सीबीएसई एंड आईएससी करिकुलम। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कैश डिस्काउंट को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्या आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, या आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल बुक में, या आप रिकॉर्ड करोगे बोथ कैश बुक एंड जर्नल, या आप रिकॉर्ड करोगे पेटी कैश बुक में। तो पेटी कैश बुक तो हम रूल आउट कर देते हैं, पेटी कैश बुक का तो यहाँ पे कोई जो है रेलेवेंस नहीं है। तो हमें ये 3 जो है ऑप्शंस में देखना है कि राइट ऑप्शन क्या है। आप कैश डिस्काउंट को इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड आप कहां रिकॉर्ड करोगे। तो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स हम बोले आप डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करोगे इन योर जर्नल बुक, ये आप रिकॉर्ड करोगे इन योर जर्नल बुक। लेकिन अगर आप आईएससी स्टूडेंट हो तो आपके लिए फिर ऑप्शन क्या हो जा रहा है, आपके लिए कैश बुक हो रहा है। हम बोले विल बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड हम कब यूज करते हैं, जब हम जर्नल को रेफर करते तब हम रिकॉर्डेड वर्ड यूज करते, क्योंकि जब हम लेजर में जाके हम ट्रांजैक्शन डालते उसको हम पोस्टिंग बोलते। लेजर के साथ जो वर्ड एसोसिएटेड है वो पोस्टिंग है, और रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो हम पहली बार बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन कैप्चर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड करना, कहां पे, जर्नल में। तो यहां पे हम बोले कहां रिकॉर्ड होगा, सबसे पहली बार हम डिस्काउंट को कहां दिखाएंगे, तो इन केस ऑफ सीबीएसई हम बोल रहे हैं उसको आपको जर्नल बुक में अलग से दिखाना होगा, क्योंकि हम ट्रिपल कॉलम मेंटेन नहीं करते इन केस ऑफ सीबीएसई, हमें सिर्फ सिंगल कॉलम या डबल कॉलम पूछा जाएगा। पर आईएससी के केस में क्योंकि हम ट्रिपल कॉलम भी बनाते हैं, हमारे लिए आंसर विल बी ए कैश बुक। एंड और ज्यादा अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो बोलेंगे ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्लियर है। तो आपका आंसर ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। और हम
जब बोलते हैं कि हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश और बैंक ये दो अकाउंट्स तो हमारे बनते नहीं है वापस से लेजर में हमारे लिए, क्योंकि कैश बुक ही जर्नल भी है और लेजर भी है। बट दैट इज द केस फॉर कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। हम अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनाते। पर डिस्काउंट के केस में क्या होता है, डिस्काउंट के केस में हम एक डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दो अकाउंट्स हम अलग से लेजर में बनाते हैं। तो हमारे लिए इन केस ऑफ आईएससी हम डिस्काउंट कॉलम्स दिखाते जरूर है कैश बुक में, पर वो जर्नल का काम करता है, उसको हमें फिर पोस्ट जो है करना पड़ेगा जाके डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में। समझ आ रहा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं इस पॉइंट पे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक। ये किस टाइप का एंट्री है, इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है और खाली यही दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो हम बोले इस टाइप का ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करें तो कैश कम हो रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। सो डेबिट साइड ऑफ बैंक और क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम यही होगा। देखते हो ऑप्शंस क्या क्या है। डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वही हमारा राइट आंसर भी है, क्योंकि डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम तो नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जा रहा है। डेबिट ऑफ कैश एंड क्रेडिट ऑफ कैश ये भी नहीं होगा। डेबिट ऑफ बैंक एंड क्रेडिट ऑफ बैंक ये दो भी नहीं हो सकते। तो राइट आंसर इज ए, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन, ये भी सेम कॉन्ट्रा एंट्री है, पर इसमें ऑपोजिट केस है ये पूरा। इस केस में हम डेबिट करेंगे कैश और क्रेडिट करेंगे बैंक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी, डेबिट ऑफ कैश कॉलम। क्यों, क्योंकि कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, और क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 7, बैलेंस इन दी पेटी कैश बुक इज इट एन एक्सपेंस, इज इट अ प्रॉफिट, इज इट एन एसेट और इज इट एन इनकम। तो ये क्या होगा, इट इज एन एसेट फॉर अस। जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या होता है हमारे लिए, वो एसेट होता है, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट। और पेटी कैश क्या है, क्या वो बहुत डिफरेंट है कैश से? नहीं, वो भी कैश का ही पार्ट है, क्योंकि कैश में से कुछ अमाउंट हम निकाल के अलग से बस उसको मेंटेन करें पेटी कैश बुक में। तो चाहे वो कैश बैलेंस हो चाहे वो पेटी कैश बैलेंस हो, ये सब रियल अकाउंट्स है। एंड इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, वो एसेट होगा। रियल अकाउंट में हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, है ना। सो इट इज एन एसेट। When a firm maintains two column cash book, it does not maintain A, purchase book, B, journal proper, C, sales book या फिर D, बैंक एंड कैश अकाउंट्स इन द लेजर। तो जब हम कैश बुक का बात कर रहे हो, टू कॉलम्स मतलब कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तो इसका मतलब हम बात करें हमें बैंक एंड कैश अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज हमारे लिए कैश बुक की क्या रोल प्ले करे, जर्नल का भी रोल प्ले करे और लेजर का भी रोल प्ले करे। बाकी परचेज और सेल्स इससे तो हमें मतलब नहीं, इसकी तो अलग जो है बुक ही है। तो हम कैश बुक का बात करें तो वी आर कंसर्न विद बैंक एंड कैश अकाउंट्स इन द लेजर। और जर्नल प्रॉपर हम इसीलिए मेंटेन करेंगे बिकॉज जो हम कैश बुक और जो भी हम स्पेशल टाइप्स ऑफ जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, हम वो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर भी आंसर नहीं है, आंसर इज बैंक एंड कैश अकाउंट्स फिर हम मेंटेन नहीं करेंगे सेपरेटली इन द लेजर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, which of the following is not recorded in the cash book? Credit sales, cash receipts, cash payments और opening cash balance। so simple है ये तो, credit sales, credit sales कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, उसके लिए तो एक अलग से बुक है, तो ये भी सिंपल है। फिर लास्ट, नहीं सॉरी इसके बाद दो और है, तो नंबर 10, contra entries on the debit side of the cash book are posted to debit of bank account in the ledger,
डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, या नॉट पोस्टेड इन द लेजर। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज के केस में तो सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, और इसको हम कहीं पे फिर पोस्ट नहीं करते क्योंकि दोनों हमारे पास जो है कैश बुक में ही है। एक साइड कैश बुक का डेबिट होगा और दूसरा साइड कैश बुक का क्रेडिट होगा। सो दिस विल नॉट बी पोस्टेड इन द लेजर। दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें दोनों कॉलम्स अफेक्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद हमें फिर वापस से अलग से जाके अकाउंट, हम वैसे भी कैश और बैंक अकाउंट मेंटेन करते ही नहीं है, तो इसकी कहीं पे पोस्टिंग करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप इसको इग्नोर कीजिए, ये मेरे फिंगर्स है, मैं फोटो लेके जो है इसमें पेस्ट किया हूं, इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। सॉरी अबाउट द एडिटिंग, बट आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। ये तो कैश बुक है, कैश बुक के फीचर्स में हम सबसे पहले पढ़े थे, इट इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। तो इसमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें पता है सिर्फ एक ही ऐसा बुक है जो बोथ जर्नल भी है और लेजर भी है, इट इज अ कैश बुक। चलिए फाइनली ये लास्ट है। सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक अ कैश बुक, इज लाइक अ स्टेटमेंट, इज लाइक अ जर्नल, या नन ऑफ दीज। इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा स्टेटमेंट। इसमें आंसर नहीं होगा कैश बुक। अगर आप सोच रहे पेटी कैश बुक इज लाइक अ में आप कैश बुक सोच रहे हो तो नहीं। अगर आपको स्टेटमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट सेलेक्ट करोगे। वाई इज इट नॉट लाइक अ कैश बुक? क्योंकि कैश बुक में तो आपके पास दो साइड्स होते हैं, एक रिसीप्ट साइड, एक पेमेंट साइड, और आप उसमें बराबर रिसीप्ट पेमेंट सब कैप्चर करते हो। लेकिन पेटी कैश बुक में आप क्या करते हो? पेटी कैश बुक में आप जनरली रिसीप्ट साइड में आपका एक ही ट्रांजैक्शन रहता है। वो क्या होता है? जब आपको कैश मिल रहा होता है। बाकी तो आप पेटी कैश बुक मेंटेन ही इसलिए करते हो जिससे आप जो आपके पेटी एक्सपेंसेस है अब वो ट्रैक कर पाओ। आपके सारे जो है पेटी एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करते हो पेटी कैश बुक में, इसीलिए आप पेटी कैश बुक जो है बनाते हो। सो पेटी कैश बुक इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट। उसमें आप ये रिकॉर्ड करते हो आपके एक्सपेंस कहां कहां गए। रिसीव तो आपके पास वही है जो आप स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में कलेक्ट करते हो, और फिर वो एक्सपेंस आप उसी में से करते हो। पेटी एक्सपेंसेस जितने भी होंगे जो कैश कलेक्ट करते हैं आप उसमें से करते हो। तो आपका डेबिट ट्रांजैक्शन जो है वो ना के बराबर होता है पेटी कैश बुक में। ये आप यूज करते हो मोर लाइक अ स्टेटमेंट। ठीक है, इसीलिए द आंसर इज बी, स्टेटमेंट। क्लियर है? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, यहां पे ट्रू और फॉल्स है, तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले, ट्रांजैक्शंस फॉर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये तो ट्रू है, हम रिकॉर्ड ही यही करते हैं, तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। हम कैश बुक बनाती है रिसीप्ट्स और पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, transaction recorded both on debit and credit side of cash book is known as contra entry. True, यही तो definition है contra entry का, so this is also true. Next, petty cash book is a book having record of payments of large amounts. False. लार्ज अमाउंट कैसे होगा जब हम वर्ड ही पेटी यूज कर रहे हैं? पेटी मतलब एकदम छोटे मोटे। सो दिस इज फॉल्स। पेटी कैश बुक इज इंडीड यूज्ड फॉर पेटी ट्रांजैक्शंस, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा एंट्री डज नॉट रिक्वायर पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स। ट्रू, क्योंकि दोनों साइड ऑफ कैश बुक जो है उसमें ट्रांजैक्शन कैप्चर हो जाएगा, तो उसको हम कहीं पे फिर अलग से जाके पोस्ट नहीं करेंगे। Number 5, bank column of the cash book always shows a debit balance. This is false. ये केस हम देखे थे अपने पिछले लेक्चर में, क्योंकि बैंक कॉलम में तो क्रेडिट बैलेंसेस भी आते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उस कारण से बैंक बैलेंस तो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट है इसका मतलब हमने एक्सेस में विड्रॉ कर लिया बैंक से, जितना हमारे पास डिपॉजिट था उससे ज्यादा। ठीक है,
Next, when check received from customer is not deposited on the same date, it is debited to the bank column of the cash book. This is false. और ये फॉल्स है ना सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बट ऑल्सो फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। सीबीएसई में तो खैर हम कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन दिखाएंगे ही नहीं। जब भी हमें चेक मिलेगा अगर हम बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं करें, इन केस ऑफ सीबीएसई हम बोले विल शो दिस इन जर्नल प्रॉपर, इसको हम दिखाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये हमारा ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, जनरल जर्नल में। और आईसी के केस में भी दिस इज फॉल्स, क्योंकि हम इसको कहाँ डेबिट करते हैं, हम करते कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में। तो बैंक कॉलम में तो हम वैसे भी नहीं दिखाते जब तक हम बैंक में वो चेक फाइनली डिपॉजिट नहीं कर दे। ठीक है। लास्ट, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। सर ये तो ट्रू लग रहा है, आप बोले थे कि कैश बुक में हमेशा हमारे पास डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस तो नहीं हो सकता है। तो क्या ये ट्रू नहीं है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। व्हाई इज दिस फॉल्स? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास डेबिट बैलेंस तो नहीं पर जीरो बैलेंस है, जितना रिसीव्स था उतना ही पेमेंट्स है, जितना आया उतना चला भी गया तो जीरो है। और जीरो को हम क्लासिफाई नहीं करते एज डेबिट और क्रेडिट, जीरो इज नील बैलेंस। तो इसीलिए इधर डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। देखो यहाँ पे भी आंसर में दिया हुआ है फॉल्स। फॉल्स व्हाई? बिकॉज देयर आर टू सिनेरियोस, ईदर डेबिट और नील। और बैंक बैलेंस हमारे पास तीन हो सकते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट या तो फिर नील। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते बहुत सिंपल है, पर यही सब जो है थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो वहीं पे हम गलत करने का हमारा काफी हाई चांस हो जाता है। सो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर ले, तो अगर आज आप ये क्वेश्चन देख ले रहे हो, अब आप एग्जाम में इसको गलत बिल्कुल नहीं करोगे। अब आपको पता चल गया यहाँ पे कैच क्या है। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, डैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक नाम ही है कैश, कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। या आप ये बोल लो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, यहां पे दोनों ऑप्शन सही है। कैश या तो आप लिख लीजिए या आप कैश एंड बैंक लिख लीजिए। कैश में जनरली बैंक भी इंक्लूडेड होता है, इसीलिए आपको जो है आंसर में हो सकता है यहाँ पे क्या लिखे, कैश। सो इसीलिए आपको आंसर में दिया हुआ है कैश, पर कैश एंड बैंक दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डैश साइड ऑफ द कैश बुक। तो कैश रिसीप्ट है मतलब कैश आ रहा है, आ रहा है तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, इट इज डेबिट। सो कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, कैश बुक शोज अ डैश बैलेंस और डैश बैलेंस। तो हम ये अभी अभी पढ़े थे ट्रू एंड फॉल्स में कि कैश बुक में या तो आपका डेबिट बैलेंस होगा या तो आपका जीरो बैलेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं नील बैलेंस। इसीलिए ये आपका फॉल्स था। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक विल नॉट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, समटाइम्स इट मे आल्सो शो अ नील बैलेंस। तो यहाँ पे आंसर इज कैश रिसीप्ट्स आर कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। क्लियर भी हो गया यहाँ पे। चलिए फिर नंबर 4, व्हेन अ firm maintains a cash book, it need not maintain dash account in the ledger. So यहाँ पे आंसर इज कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट हमें मेंटेन करने की फिर अलग से जरूरत नहीं है। सो आंसर शुड बी कैश एंड बैंक। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कैश, बट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बैंक अकाउंट। ठीक है, when cash is withdrawn from the bank and two column cash book is maintained, the entry in the cash book is called contra entry। ये हम कई बार पढ़ लिए, क्योंकि हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों ही साथ ही हो जा रहे हैं,
हमारे कैश बुक में। सो जब कैश विड्रॉ करें बैंक से या जब हम कैश डिपॉजिट करें बैंक में, तब ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे हम बोले रिकॉर्डेड, कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है बुक्स में? कैश डिस्काउंट। और ये सीबीएसई में हम बोल रहे हैं इसको जर्नल प्रॉपर में, पर फॉर आईएससी दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और यहाँ पे वापस हम रिकॉर्डेड बोल रहे हैं, अगर पोस्टेड होता तब तो दोनों ही केस में आप डिस्काउंट अकाउंट में आप इसको पोस्ट करते, पर यहाँ हम रिकॉर्डेड बोले तो रिकॉर्डेड सीबीएसई के केस में वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, और आईएससी के केस में हम इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पर क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड बुक्स में ही नहीं करेंगे। ठीक है। अगेन दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फॉर आईएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, total of the debit side of the cash book can be dash than or dash to the total of credit side। तो हम बोले या तो हमारे पास कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा या तो नील बैलेंस होगा। उस केस में क्या होगा? टोटल ऑफ द डेबिट साइड हमारा जब ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से तभी हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। सो कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल होगा उस केस में क्या होगा? हमारे पास जीरो बैलेंस रहेगा। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो जो है हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू डैश एंड डैश। तो डबल कॉलम का मतलब कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। सो कैश एंड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, डैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो वो हम कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन कैश बुक मींस, अगर क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब ओवरड्राफ्ट लिए हैं कुछ बैंक से, हम कुछ उधार लिए, सो इसका मतलब मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट पेड टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड इज नोन एज इम्प्रेस्ड। हम बोले ना पीरियड के स्टार्टिंग में जो बैलेंस रिस्टोर हो जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड में अमाउंट जो कैशियर के पास रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा और वो सेम रहेगा, उसी में से फिर वो खर्चा करेगा और वापस से उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा टू द ओरिजिनल बैलेंस, और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड। हम इम्प्रेस सिस्टम पढ़े हैं और हम इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखे लास्ट टाइम, है ना। लास्ट, डिस्काउंट प्रीवियसली अलाउड बट लेटर डिसअलाउड इज रिकॉर्डेड इन द, वापस से हम रिकॉर्डिंग बोले मतलब जर्नल के बारे में बात करें, कौन से जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये भी अगेन दिस इज अ केस जो सीबीएसई और आईएससी के लिए डिफरेंट होगा। सीबीएसई के केस में ये हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि ओरिजिनल डिस्काउंट भी हम रिकॉर्ड किए थे जर्नल प्रॉपर में, फिर इसको हम रिवर्स भी कहा करेंगे? जर्नल प्रॉपर में ही करेंगे। पर फॉर आईएससी स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, क्योंकि ओरिजिनल डिस्काउंट अलाउड आप कहां दिखाए थे? कैश बुक में। अब डिस्काउंट अलाउड जब रिवर्स होगा वो भी कहां रिवर्स करेंगे हम? वो हम रिवर्स करेंगे अगेन इन आर कैश बुक। तो ये केस अगर आपको मिले भी क्वेश्चन में, आप इसको कैसे दिखाओगे? आप इसको दिखाओगे डिस्काउंट वाला जो कॉलम है जहां पे आपने लेट्स से 20 रुपया डिस्काउंट रिकॉर्ड किया था, इसको मैं ठीक से एक बार दिखाता हूं आपको। तो लेट्स से हमने रिकॉर्ड किया था 20 रुपीज डिस्काउंट, ये कैश है ये बैंक है, और हम डिस्काउंट में दिखाए थे डिस्काउंट अलाउड में 20 रुपीज डिस्काउंट। अब जब लेट्स से कोई चेक हमारा लेट्स से डिसऑनर हो गया, हमें जो डेटर ने चेक दिया था हमने बैंक में जमा करा दिया, हमने उसको डिस्काउंट भी दे दिया 20 रुपए का। अब जब बाद में बैंक बोले ये तो आपका चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब जो है डेटर ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो उस केस में हमें डेटर को हमें वापस से वो उतना अमाउंट देना पड़ेगा, और जितना हमने बैंक में डेबिट किया था अब बैंक को उतना से हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस हमने बढ़ाया था।
अब हमें बैंक बैलेंस कम करना होगा, तो डिस्काउंट अलाउड भी तो हमारा कम होगा। तो डिस्काउंट अलाउड हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट अलाउड कॉलम में ही उसको एज -20 दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, एज -20। उस समय हम 20 दिखाए थे, अब इसको रिवर्स करेंगे डिस्काउंट अलाउड में। और हमने हो सकता है उस समय बैंक में जो है कुछ अमाउंट रिकॉर्ड किया था, बैंक वाला जो अमाउंट है वो रिवर्स होके बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पर डिस्काउंट जो है वो हम डिस्काउंट अलाउड में रिवर्स करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है हम इसको डिस्काउंट रिसीव्ड में दिखा देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड अलग है, डिस्काउंट अलाउड अगर रिवर्स हो रहा है, आप उसको डिस्काउंट अलाउड कॉलम में ही एज रिवर्सल दिखाओगे, नेगेटिव दिखाओगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कौन सा है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और मैं आपको बोला हूं, जब इस टाइप का क्वेश्चंस हम देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा जो है सावधानी से काम करना होगा, बिकॉज इसमें मिस्टेक करने का काफी चांस हाई रहता है। तो assertion reason based MCQs on the basis of the following two statements हमें क्या दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा assertion और reason। identify the correct option out of the following। पहला ऑप्शन रहेगा ए, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation। next, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। फिर both assertion and reason are not correct, या फिर assertion is correct but reason is not correct। तो हमें ये चार ऑप्शन में से जो है सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। assertion दिया हुआ है, in a simple cash book only cash receipts and payments are recorded। और reason क्या दिया हुआ है, cash book serves the purpose of cash account। तो क्या ये सही है, इन अ सिंपल कैश बुक ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड? सही है, क्योंकि सिर्फ कैश कॉलम है तो सिर्फ कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स ही रिकॉर्ड करेंगे। और रीजन क्या बोल रहे हैं, कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट। ये भी तो सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं हमें अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, तो कैश बुक इन अ वे सर्व्स द पर्पस ऑफ द कैश अकाउंट। पर ये जो हम पहले बोल रहे हैं, इन अ सिंपल कैश बुक ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, इसका रीजन क्या ये है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट? नहीं, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है, पर रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि सिंपल कैश बुक में सिर्फ हम कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट क्यों रिकॉर्ड करते हैं। So although both are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion। So answer is A है ना, जहां पे both are correct but reason is not the correct explanation। So answer to question number 1 is A। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, वापस से बड़े ध्यान से देखिए। assertion क्या स्टेटमेंट है, इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक besides cash and bank transactions discount received and allowed are also recorded। सही बात है, कैश, बैंक और डिस्काउंट हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो assertion is correct। रीजन क्या दिया हुआ है, इन अ सिंपल कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिंस it has only one column on each side। इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है, हम सही बोल रहे हैं इसमें कि आपके पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, ये तो हम बोले सही है, और सिंपल कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिंस इट हैज ओनली वन कॉलम ऑन ईच साइड। तो ये भी तो सही है ना, हमारे लिए ये दोनों ही बातें सही है। बट वापस से यहाँ पे हम ट्रिपल कॉलम की बात करें, यहाँ पे हम सिंपल कैश बुक की बात करें, तो ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सो ऑल्दो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आंसर इज ए। ठीक है, दोनों 1 और 2 दोनों ही जो है ए है। नेक्स्ट नंबर 3, assertion में क्या बोले, परेश हैज सोल्ड गुड्स टू आकाश।
एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या ये सही है? अगर हमें सिर्फ बोला गया हो परेश सोल्ड गुड्स टू आकाश ₹500, तो इसका मतलब तो क्या हो जा रहा है? इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होता है। सो दिस इज करेक्ट। रीजन, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये भी सही है। इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों ये ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करें, बिकॉज ट्रांजैक्शंस ओनली इन्वॉल्विंग कैश आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसीलिए जो है हम ये पहला वाला ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करें। सो ये दोनों अगर सही है तो आंसर इज बी, बोथ assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. So answer is option number B. ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, कॉन्ट्रा एंट्रीज मीन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक। सही बात है। रीजन, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। तो हम यहां बोल रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज मीन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक, ये तो सही है, बट कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, क्या ये सही है? हम तो कॉन्ट्रा एंट्री के केस में लेजर अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं करते, हम तो कैश बुक में जो है अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और फिर पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। सो ये तो गलत है। कॉन्ट्रा एंट्रीज डू नॉट रिक्वायर पोस्टिंग होना चाहिए। तो सो इसका मतलब assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जब assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, वेयर assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, assertion में क्या बोला जा रहा है? अ डिसऑनर्ड चेक इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। फिर रीजन बोला जा रहा है अ डिसऑनर्ड चेक रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। तो ध्यान से देखिए, यहां पे बोल रहे हैं अ डिसऑनर्ड चेक इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। क्या ये सही है? जब चेक डिपॉजिट हुआ होगा तब बैंक बैलेंस क्या हुआ है? बैंक बैलेंस बढ़ा है, इसका मतलब बैंक डेबिट हुआ था। तो अगर डिसऑनर हो गया चेक बाद में तो बैंक कॉलम क्या होगा? बैंक कॉलम क्रेडिट होगा, तो कैश बुक क्रेडिट हो रहा है। सो assertion क्या ये सही है? assertion तो गलत लग रहा है मुझे। पर यहां पे एक चीज आप देख रहे हो, यहां पे कहीं भी हमें ये नहीं बोला जा रहा है ये कौन सा चेक है। ये चेक कहीं ये वाला चेक तो नहीं जो हम अपने किसी सप्लायर को पे कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर हम कोई चेक जो है अपने किसी क्रेडिटर को चेक दे रहे हैं और वो चेक अगर डिसऑनर हो रहा है, अगर हम जब चेक दे रहे तो क्या हो रहा है? बैंक कॉलम क्रेडिट हो रहा है, और अगर वो डिसऑनर हो जाए तो बैंक बैलेंस फिर बढ़ जाएगा क्योंकि वो पेमेंट तो हुआ नहीं है। तो जो क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। उस केस में तो ये सही है। फिर यहां पे ना एम्बिग्विटी है, हमें क्वेश्चन में बताया नहीं जा रहा कौन सा चेक डिसऑनर हो रहा है। क्या वो चेक जो हमने डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो रहा है, या जो चेक हमने इशू किया, हमने किसी को पेमेंट किया, वो चेक डिसऑनर हो रहा है? तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगर हमने किसी को चेक से पेमेंट किया और वो डिसऑनर हो रहा है तब तो ये सही है, तब तो हमारा जो है बैंक कॉलम वो डेबिट हो जाएगा। पर अगर ये हमें जो है किसी और ने चेक दिया, कोई डेटर ने चेक दिया और वो डिसऑनर हो रहा है तब कैश बुक क्रेडिट होगा, तब ये गलत है। तो ये थोड़ा एम्बिग्युअस है। नेक्स्ट रीजन क्या दिया? डिसऑनर्ड चेक रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। वापस से डिसऑनर्ड चेक कब रिजल्ट करेगा इंक्रीज इन बैंक बैलेंस को? जब हमने किसी को पेमेंट किया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तब वापस से हमें जो है बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा। सो अगर ये कॉन्टेक्स्ट रहा हमारा, किसी को हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं
तब तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। पर अगर ये केस है चेक डिपॉजिट का, हमें डेटर से चेक मिल रहा है, तब ये दोनों ही जो है गलत हो जा रहा है। ठीक है, सो अगर हम इसको मान के चले हमने किसी को चेक से जो है पेमेंट किया है, तब ये दोनों जो है सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है कि क्यों वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है डिसऑनर्ड चेक, बिकॉज डिसऑनर्ड चेक रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, सो ये बी हो जाएगा। और अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज डिपॉजिटेड चेक, तब ये दोनों ही जो है गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन सी हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा एम्बिगुअस सवाल है। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 6 assertion, if cash book is maintained, cash account is not opened in the ledger। बिल्कुल सही है, फिर हमें अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। रीजन, कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट ऑल्सो, यही रीजन भी है। बिकॉज कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट, वी नीड नॉट ओपन अ सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर, सो दिस इज बी। It is the correct explanation. Both statements are correct and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 7, assertion में दिया हुआ है बैंक कॉलम इन द कैश बुक में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सही, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। रीजन, a check deposited but dishonored results in increase in bank balance। इससे तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। और ये हम क्या बोले, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, दिस इज फॉल्स। अगर चेक डिपॉजिट हुआ था इसका मतलब बैंक बैलेंस डेबिट हुआ था, डिसऑनर हो गया तो अब बैंक बैलेंस क्रेडिट करेंगे हम, तो डिक्रीज हो जाएगा बैंक बैलेंस। सो ये तो गलत भी है। So only assertion is correct and reason is not correct. So option is D। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, assertion में बोले कैश कॉलम इन दी कैश बुक विल नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। ये तो सही है, या तो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा या तो नील बैलेंस होगा। सो दिस इज करेक्ट, सही जवाब है ना। रीजन में क्या बोले, कैश बैलेंस इन अ फर्म कैन नॉट बी क्रेडिट बैलेंस, एट द मोस्ट इट कैन हैव नील बैलेंस। तो यही तो हम भी बोल रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो आंसर विल बी बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दिस इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए लास्ट के 3 जो है हमारे पास क्वेश्चंस रह जाते हैं, जल्दी से देखिए। नंबर 9, simple petty cash book is like a simple cash book in which payments of petty expenses are recorded। सही बात है, हम बोल रहे हैं कि सिंपल पेटी कैश बुक में तो हम सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, है ना। रीजन क्या है, मेंटेनिंग पेटी कैश बुक लेसन्स द वर्कलोड ऑन द मेन कैशियर। ये स्टेटमेंट तो सही है, कैश बुक अगर आप मेंटेन करते हो पेटी कैश बुक, तो आपका जो चीफ कैशियर है उसका टाइम एफर्ट सब कम हो जा रहा है, पर इससे इसका क्या लेना देना है, इससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों जो है करेक्ट है, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज लाइक अ सिंपल कैश बुक इन विच पेमेंट्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ये दोनों रिलेटेड बातें नहीं है, ये दोनों अलग अलग फीचर्स है पेटी कैश बुक के। सो दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हो जाएगा ए। ए था ना, दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए फिर नंबर 10, असर्शन में क्या बोल रहे हैं हम, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कैश इन हैंड। ये असर्शन है, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कैश इन हैंड, दिस इज करेक्ट। चाहे वो कैश बुक का बैलेंस हो चाहे वो पेटी कैश बुक का बैलेंस हो, दोनों ही तो हमारे लिए एसेट है, दोनों ही कैश इन हैंड है।
और रीजन में क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज द अमाउंट दैट ऑफ द फर्म। हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज द अमाउंट दैट ऑफ द फर्म, इसीलिए तो हम इसको कैश इन हैंड बोल रहे हैं। सो ये भी सही है, balance of petty cash book is cash in hand because balance of the petty cash book is the amount that of the firm. So ये होगा B correct explanation and both assertion and reason are correct. फिर next assertion in petty cash book petty expenses paid in cash are recorded. सही है, in petty cash book we only record petty expenses, that too which are paid in cash. Payment of petty expenses by check may also be recorded in petty cash book. हम बोल रहे हैं क्या हम petty expenses चेक से पे करते हो, अगर हम पे कर रहे हो हम उसको petty cash book में दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पेटी कैश बुक में तो सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है, वो कैश बुक की तरह ट्रिपल कॉलम डबल कॉलम तो नहीं होता है। अगर उसमें और कॉलम्स बनाते वो तो हम एनालिटिकल के केस में बनाते, क्यों हम एक्सपेंस का ब्रेकअप दिखाते हैं। पर हम चेक से अगर पेमेंट करेंगे, कोई भी पेमेंट करेंगे तो वो तो हम कैश बुक में दिखाएंगे, पेटी कैश बुक में तो नहीं दिखाएंगे। सो ऑल्दो ए करेक्ट है, रीजन तो इनकरेक्ट है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके साथ चलिए अब हम एंड कर रहे हैं अपना टॉपिक विच वाज कैश बुक। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, आपको यूजफुल लगा। और आज जो हम क्वेश्चंस देखे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप देख लीजिए उसमें भी काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और उसके कारण आप एक दो मार्क यहाँ वहां खो सकते हो। इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जितना स्कोरिंग है उतना ही चांसेस है हम इसमें लूज आउट भी कर जाए मार्क्स, है ना। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड डू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, चलिए फिर यहां हम एंड करते हैं आज का लेक्चर।